प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे आप सभी साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी लेखपाल और होम गार्ड के जीएस प्रैक्टिस सेट 5 के बारे में। अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी प्रैक्टिस सेट जो 1, 2, 3, 4 हुए हैं आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जाके चैनल पर देख सकते हैं। पूरे दोस्तों शानदार तरीके से अच्छे से सभी क्वेश्चंस को डिटेल में समझाया गया है। सभी क्वेश्चन दोस्तों एकदम आसान तरीके से भी समझाया गया है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो में बात करते हैं दोस्तों, इसमें यूपी लेखपाल और होमगार्ड से संबंधित जो जीएस और जीके से पोर्शन है वो सभी के बारे में डिस्कस किया गया है। और दोस्तों हाँ, एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है, आप लोगों को पता ही होगा यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम डेट जो है 21 मई को जारी कर दिया गया था बहुत दिन पहले। तो दोस्तों आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो वीडियो को दोस्तों पूरा ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चंस को दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा, रेड इंडियन जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? रेड इंडियन जो जनजाति है ये मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका में। अब दोस्तों जनजाति से रिलेटेड बात करेंगे तो अगर भारत की बात करें, भारत में सबसे बड़ी जनजाति सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो ये हो जाएगा दोस्तों भील जनजाति, याद रखिएगा। सबसे बड़ी जनजाति हो जाएगी दोस्तों भील जनजाति। और दोस्तों सबसे ज़्यादा जनजाति वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा जनजाति, सबसे ज़्यादा याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो ये हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजाति वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा जनजाति कौन सी है? तो ये हो जाएगा दोस्तों गौंड, याद रखिएगा दोस्तों गौंड। मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा जनजाति कौन सी है दोस्तों? गौंड। और ओवरऑल इंडिया में, पूरे भारत में दोस्तों सबसे बड़ी जनजाति समूह कौन सी है? तो भील। और दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात करें, यूपी में सबसे ज़्यादा जनजाति कौन सी है? तो ये हो जाएगा दोस्तों थारू जनजाति। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा जनजाति है, इसको याद रखिएगा। बाकी दोस्तों बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका में कौन सी जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है? कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? कांगो प्रदेश में कौन सी जनजाति पाई जाती है? उन सभी के बारे में दोस्तों पूर्ण रूप से डिटेल में बात करते हैं। इतना पॉइंट दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा। भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा जनजाति पाई जाती है। कौन सा पाया जाता है दोस्तों मध्य प्रदेश में? तो गौंड पाई जाती है। उत्तर प्रदेश की में सबसे ज़्यादा जनजाति कौन सी पाई जाती है? तो थारू पाई जाती है। बाकी रेड इंडियन जनजाति पाई जाती है उत्तरी अमेरिका में। चलिए दोस्तों कुछ और जानकारी इकट्ठा करते हैं। देखिएगा, बोला गया प्रमुख देश के जनजाति और उसका निवास स्थल क्या है? एस्किमो जनजाति जैसे दोस्तों कनाडा में पाई जाती है। एस्किमो जनजाति दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ये जितना जनजाति इसमें दिया गया है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दोस्तों आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। जैसे एस्किमो जनजाति दोस्तों कनाडा में पाई जाती है। रेड इंडियन जैसे क्वेश्चन में हमने बोला है दोस्तों उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। बुशमैन जनजाति दोस्तों कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। सभी के सभी दोस्तों आप लोग नोट करते चलिएगा। खिरगिज जनजाति दोस्तों मध्य एशिया में पाई जाती है। मध्य एशिया में पाई जाती है खिरगिज जनजाति। नीग्रो जनजाति दोस्तों अफ्रीका में पाई जाती है। बाकी पिग्मी जनजाति दोस्तों कांगो बेसिन में पाई जाती है। कांगो नदी बेसिन में भी दोस्तों पिग्मी जनजाति पाई जाती है। इतना कम से कम दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा। बाकी भारत के बारे में जितना था इंपॉर्टेंट हमने आपको बता दिया गया है। बाकी दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर दोस्तों कोई भी डाउट रहे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में निसंदेह पूछ सकते हैं। क्वेश्चन दोस्तों यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला गया कर्क रेखा व भारतीय मानक समय रेखा कितने समान राज्यों से निकलती है? कर्क रेखा दोस्तों, कर्क रेखा के बारे में पूछा गया है। कर्क रेखा जो कि भारतीय समय मानक रेखा है वह कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये हो जाएगा दोस्तों टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो 8 राज्य कौन से हो जाएंगे दोस्तों, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले हो जाएगा दोस्तों गुजरात, फिर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान, फिर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश। ये 8 राज्यों के बारे में दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश, फिर हो जाएगा दोस्तों छत्तीसगढ़ है, फिर हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल के पहले हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर झारखंड। पश्चिम बंगाल के पहले झारखंड हो जाएगा, लेकिन झारखंड यहाँ लिख रहे हैं, झारखंड। फिर हो जाएगा दोस्तों त्रिपुरा, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों त्रिपुरा के बाद मिजोरम। ये दोस्तों 8 राज्य के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम, यह टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। बाकी दोस्तों कुछ और जानकारी इकट्ठा करते हैं, आइए देखिएगा।
बोला गया कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, निकलती है। भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा उसमें बोला गया था क्वेश्चन में, भारतीय मानक रेखा भी बोला गया है, लेकिन मानक रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन कर्क रेखा दोस्तों याद रखिएगा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा देख सकते हो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। मानक समय रेखा दोस्तों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ये दोस्तों दोनों आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी दोस्तों कर्क रेखा को एक क्वेश्चन यहाँ पर जो हमने करवाया है दोस्तों, क्लास नंबर 2 में शायद आई थिंक है। बोला गया कर्क रेखा को कौन सी नदी, भारत की एकमात्र नदी है, भारत की कौन सी नदी है जो 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। कर्क रेखा भारत की कौन सी नदी है जो 2 बार काटती है? तो नदी का नाम हो जाएगा दोस्तों माही नदी। माही नदी याद रखिएगा। अब माही नदी निकलती कहाँ से दोस्तों? तो माही नदी दोस्तों मध्य प्रदेश से निकलती है, एमपी से इसका निवास स्थान है, याद रखिएगा। और अगर पूछे दोस्तों माही नदी किस राज्य में 2 बार काटती है, तो माही नदी याद रखिएगा दोस्तों राजस्थान के, राजस्थान में जाकर 2 बार काटती है। कर्क रेखा को याद रखिएगा, कर्क रेखा को राजस्थान में माही नदी 2 बार काटती है, लेकिन माही नदी का दोस्तों उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश। इतना दोस्तों क्वेश्चन याद रखिएगा। बाकी दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस यंत्र द्वारा भूकंप की तीव्रता मापा जाता है? दोस्तों यंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो अगर भूकंप की तीव्रता पूछे तो हो जाएगा दोस्तों सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ अगर दोस्तों इसको मापने की बात किया जाए तो किस स्केल में मापा जाता है, स्केल की बात किया जाए तो किस स्केल में मापा जाता है? तो रिएक्टर स्केल में, याद रखिए दोस्तों रिएक्टर स्केल में मापा जाता है, इसको याद रखिएगा। रिएक्टर स्केल में इसको मापा जाता है, रिएक्टर स्केल में। बाकी बैरोमीटर क्या होता है दोस्तों? वायुमंडलीय दाब मापने के लिए, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। लैक्टोमीटर दोस्तों दूध की शुद्धता मापने के लिए यूज होता है लैक्टोमीटर। एनेमोमीटर दोस्तों हवा की गति मापने के लिए एनेमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इतना दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सिस्मोग्राफ होता है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए, एनेमोमीटर हवा की गति मापने के लिए, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने के लिए, बैरोमीटर दोस्तों वायुमंडलीय दाब मापने के लिए। बाकी दोस्तों कुछ और मीटर के बारे में, जो कुछ और यंत्र के बारे में आइए जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, सभी इंपॉर्टेंट हैं, इसको दोस्तों आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। जैसे प्रमुख मापक यंत्र, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब के माप के लिए, स्टेथोस्कोप दोस्तों हृदय और फेफड़ों की गति सुनने के लिए, हाइड्रोमीटर आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए, हाइड्रोमीटर। और यहाँ पर दोस्तों हाइग्रोमीटर अलग होगा। हाइड्रोमीटर देखिए, हाइग्रोमीटर यहाँ पर दिया गया है वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए, हाइग्रोमीटर होता है वायुमंडलीय आर्द्रता मतलब नमी मापने के लिए। हाइड्रोमीटर दोस्तों अपेक्षिक घनत्व मापने के लिए। रेन गेज वर्षा का मापक यंत्र होता है। रिएक्टर स्केल में दोस्तों भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर स्केल में। लैक्टोमीटर का प्रयोग होता है दोस्तों दूध की शुद्धता मापने के लिए। फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों समुद्र की गहराई मापने के लिए। एनेमोमीटर दोस्तों हवा की शक्ति या फिर गति की माप के लिए। सिस्मोग्राफ भूकंप मापी यंत्र होता है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। एमीटर विद्युत धारा की माप के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। ओडोमीटर दोस्तों पहियों द्वारा चली गई दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। स्फिग्नोमैनोमीटर दोस्तों रक्तचाप या फिर रक्तदाब मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर। इतना दोस्तों कम से कम आप लोगों को याद होना चाहिए। ये यूपी पेट में दोस्तों बहुत बार पूछा है क्वेश्चन, इसलिए दोस्तों लेखपाल और होमगार्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषता थी। यह 4 ऑप्शन दिया गया है। इन चारों में बोला गया दोस्तों नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर का चयन करें। पहला बोला गया है प्रांतीय स्वशासन। तो 1935 के अधिनियम दोस्तों प्रांतीय स्वशासन का एक विशेषता था। प्रांतों में द्वैध शासन भी दोस्तों एक विशेषता था। अखिल भारतीय संघ यह भी दोस्तों, और भारत परिषद की समाप्ति भी है 1935 के अधिनियम का एक विशेषता के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। आइए दोस्तों जान लेते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से रिलेटेड कुछ अन्य जानकारी के बारे में, उसकी क्या प्रमुख विशेषताएं थी और दोस्तों किस लिए यह महत्वपूर्ण होता है, उस सभी के बारे में आइए जान लेते हैं। जैसे दोस्तों बोला गया भारत शासन अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी। अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुआ था। केंद्र में द्वैध शासन दोस्तों लागू करना था, केंद्र में द्वैध शासन को लागू करना था। प्रांतों में स्वायत्तता भी
प्रदान करना था। शक्तियों का विभाजन हुआ दोस्तों भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत। संघीय न्याय व्यवस्था, आरक्षण और सुरक्षा भी दोस्तों प्रदान करना था। संघीय न्यायालय की भी व्यवस्था की गई। भारत परिषद की समाप्ति भी किया गया। और दोस्तों सबसे अहम बात, इस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक 1935 में दोस्तों इसकी स्थापना किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, 14 बड़े सरकारी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 14 बड़े सरकारी बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है दोस्तों 1969 ईस्वी में। याद रखिएगा 1969 ईस्वी में 14 बड़े राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। इसको यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछा गया है। 14 बड़े राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की दोस्तों पूछे सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कोशिका के बारे में। कोशिका के बारे में सबसे बड़ी बात करेंगे। तो कोशिका की खोज किसने किया था? तो कोशिका की खोज की बात करें, कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने। याद रखिएगा दोस्तों रॉबर्ट हुक ने किया था। यह दोस्तों साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब कब किया था दोस्तों? 1665 ईस्वी में। अब कैसा किया था दोस्तों? मृत कोशिका की खोज किया था। सबसे पहले कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में मृत कोशिका की खोज किया था। लेकिन अगर बात करें दोस्तों जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? तो जीवित कोशिका की खोज किया था दोस्तों 1674 ईस्वी में। अब किसके द्वारा किया गया था? तो ल्यूवेन हाक द्वारा किया गया था जीवित कोशिका की खोज। इतना दोस्तों कोशिका के बारे में आप लोग याद रखिएगा। बाकी दोस्तों कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, इसको याद रखिएगा। तो सबसे बड़ी कोशिका की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा गया है सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी कोशिका है दोस्तों मादा अंडाणु। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, मादा अंडाणु। और सबसे छोटी कोशिका अगर बोले, सबसे छोटी कोशिका अगर बोले तो ये हो जाएगा दोस्तों शुक्राणु, नर शुक्राणु। याद रखिएगा दोस्तों सबसे छोटी कोशिका है नर शुक्राणु, सबसे छोटी कोशिका है। यकृत के बारे में बात करें दोस्तों, यकृत है दोस्तों सबसे बड़ा ग्रंथि। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है, याद रखिएगा। अब पिट्यूटरी दोस्तों सबसे छोटी ग्रंथि है, जिसे पीनियल ग्रंथि भी कहा जाता है। पीनियल ग्रंथि जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि है, वह सबसे छोटी ग्रंथि है। यकृत है दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। यह सभी दोस्तों नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोशिका की खोज बोले रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में सबसे पहले किया था। अमृत कोशिका की खोज इन्होंने किया था। लेकिन जीवित कोशिका की अगर बोले दोस्तों 1674 ईस्वी में ल्यूवेन हाक द्वारा किया गया था। अब कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज अगर पूछे दोस्तों तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में खोज किया था। सबसे बड़ी कोशिका की बात करें दोस्तों तो मादा अंडाणु हो जाएगा। सबसे छोटी कोशिका अगर बोले पूछे दोस्तों तो शुक्राणु हो जाएगा, नर शुक्राणु हो जाएगा। सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो यकृत हो जाएगा दोस्तों, सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो यकृत हो जाएगा। सबसे छोटी ग्रंथि पूछे दोस्तों पिट्यूटरी हो जाएगा। बाकी दोस्तों इसके बारे में कुछ और जानकारी देखिएगा। सबसे बड़ी कोशिका मादा अंडाणु, जिसे यह मादा जनन है। सबसे छोटी कोशिका दोस्तों शुक्राणु हो जाएगा। सबसे लंबी कोशिका की बात करें दोस्तों तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। इतना बातें दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होते हैं। बाकी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया है? मतलब क्वेश्चन है दोस्तों, मूल कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया? कब जोड़ा गया यह सिंपली पूछा गया है। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? तो मूल कर्तव्यों को दोस्तों संविधान में कब जोड़ा जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों 46वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन। याद रखिएगा दोस्तों, संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा जाता है। अब किस समिति के सिफारिश पर दोस्तों? यह भी याद रखिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। याद रखिए दोस्तों, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा जाता है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। अब किस में जोड़ा जाता है दोस्तों? तो यह भी याद रखिएगा, अनुच्छेद 51 में दोस्तों 51A में जोड़ा जाता है। और दोस्तों भाग की बात करें तो भाग हो जाएगा भाग 4 में। भाग की बात करें दोस्तों तो भाग 4 में इसको जोड़ा जाता है। इतना दोस्तों याद रखिएगा। तो कब जोड़ा जाता है? वर्ष 1976 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, वर्ष 1976 में।
बाकी इतना फैक्ट याद रखें दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा जाता है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और टोटल दोस्तों कितना मूल कर्तव्यों को जोड़ा जाता है? टोटल दोस्तों 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा जाता है, ये भी याद रखिएगा। टोटल 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा जाता है। अनुच्छेद की बात करें दोस्तों, अनुच्छेद 51A में जोड़ा जाता है भाग 4 में, अनुच्छेद 51A और भाग 4 में। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 1976। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया भाग 4 अनुच्छेद 51A में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। बाकी दोस्तों 42वें संविधान संशोधन को दोस्तों लघु संविधान भी कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। यह दोस्तों क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, इसको दोस्तों याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित यह क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित अगर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी के बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे। बोला गया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। यह दोस्तों कथन गलत बोला गया है। कलकत्ता में नहीं हुआ था दोस्तों, बम्बई में हुआ था। बम्बई, उस समय बम्बई के नाम से संबोधित किया जाता था, बम्बई में हुआ था। गोकुल दास बनर्जी संस्कृत कॉलेज में हुआ था, यह भी याद रखिएगा। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था, यह बिल्कुल सही बोला गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों लखनऊ अधिवेशन में 1916 ईस्वी में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ, यह भी दोस्तों बिल्कुल सही बोला गया है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 2 और 3 सही हैं, 2 और 3 सही है। इसमें कौन सा कथन सही है उसके बारे में पूछा गया था। बाकी तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सभी के बारे में डिटेल में जानकारी लेते हैं। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, किसने किया, प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, प्रथम अध्यक्षता किसने की, और शुरू से लेकर अंत तक जितने भी क्वेश्चन बढ़ते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड उन सभी के बारे में डिटेल में जानकारी लेते हैं। चलिए आइएगा, इतना दोस्तों आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना दोस्तों हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसके अलावा क्वेश्चन कहीं से नहीं बनेगा। बोला गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एलन ऑक्टेवियन ह्यूम A.O. ह्यूम ने किया था, जो एक सेवानिवृत्त मतलब सेवा से रिटायरमेंट हो गए थे, ब्रिटिश सिविल सेवक थे। इन्होंने दोस्तों क्या किया 28 दिसंबर 1885 को, यह दोस्तों डेट याद रखिएगा, 28 दिसंबर 1885 को किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। उन्होंने दोस्तों दादा भाई नौरोजी और दिनिशा वार्चा के साथ मिलकर इस संस्था का निर्माण किया था या फिर स्थापित किया था। इसका पहला अधिवेशन पूछे दोस्तों तो इसका पहला अधिवेशन बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। यह दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका पहला अधिवेशन बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। इसके पहले अध्यक्ष के दोस्तों WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। बाकी दोस्तों याद रखें कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी 1885 ईस्वी में पहले अधिवेशन के जो हुआ था दोस्तों गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछे दोस्तों तो बदरुद्दीन तैयब जी 1887 ईस्वी, याद रखेगा। कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष पूछे तो दोस्तों 1888 ईस्वी में जॉर्ज यूले थे। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे, 1888 ईस्वी, याद रखिएगा। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी, 1917 ईस्वी, याद रखिएगा। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछे तो हो जाएगा दोस्तों एनी बेसेंट। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष अगर पूछे तो दोस्तों सरोजिनी नायडू, याद रखेगा, 1925 ईस्वी में। बाकी दोस्तों कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन से? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1930 ईस्वी में अध्यक्ष हुआ करते थे। कांग्रेस के सबसे लंबे अवधि तक अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ही थे। कांग्रेस के दोस्तों 3 बार से अधिक पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए थे, 3 बार से अधिक अध्यक्ष। इतना दोस्तों कांग्रेस से रिलेटेड, उसकी स्थापना से रिलेटेड और अध्यक्षता से रिलेटेड प्रश्न याद रखिएगा। बाकी दोस्तों वर्तमान में आप लोगों को पता ही है खड़गे साहब हैं। इतना दोस्तों आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा, इसको दोस्तों स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, रिवाइज करते रहिएगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।